फ्रॉम सीजन 1 एपिसोड 3 कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में हम कॉलोनी हाउस के लोगों को देख पाते हैं और उसी कॉलोनी हाउस में हम मैथ्यू फैमिली को भी देख पाते हैं, जहां पर जिम, टबिता, जूली और ईथन भी मौजूद थे, जो कि बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और यहाँ से निकल जाना चाहते थे। मगर उन्हें क्या पता कि अब उन्हें अपनी बाकी की जिंदगी इसी घोस्ट टाउन में गुजारनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर जेट को होश आ जाता है, यानी कि उसका पूरा नशा खत्म हो चुका था। इस वक्त डोना उसके पास आती है और बताती है कि क्या तुम्हें किसी ने अभी तक कुछ बताया है? तो जेट कहता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो? जहाँ पर डोना कहती है कि अरे यार, फिर से वही स्टोरीज अब तुम्हें शुरू से सुनानी पड़ेगी। वहीं हम बॉयड को देख पाते हैं, जो कि अपने उस पोस्ट ऑफिस में सोया करता था। वह उठ जाता है, उसके पास एक जोड़ी ही कपड़े थे, वही बनियान, वही जीन, वही शर्ट, और वह आज बाहर अपने एक ऑन क्रिएटेड बॉक्स को देखने लगता है और सोचता है कि आज इसके यूज करने की बारी है। जिसके बाद वह थोड़ा नहाता धोता है, ब्रश करता है, रेडी होता है और सीधा फ्रेड के पास पहुंच जाता है। फ्रेड भी जानता था कि आज उसे सजा मिलने वाली है, जिस पर बॉयड बताता है कि आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। तो फ्रेड कहता है कि ठीक है, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र मेरे बीवी बच्चों के बगल में ही मुझे दफनाना। यानी कि फ्रेड को यह पता है कि अब आज का दिन उसका आखिरी दिन है। वहीं हम डोना को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त जेड को सारी की सारी इंफॉर्मेशन देने लगती है अबाउट दिस टाउन। मगर फ्रेड को ये सारी चीजें बकवास लगने लगती हैं। उसे यह लगता है कि उसका दोस्त टॉबी उसे एक ह्यूमन क्रिएटेड विला में लेकर आ चुका है, या फिर कहें कि ह्यूमन क्रिएटेड एक ऐसे प्लेस पर लेकर आ चुका है जहाँ पर अभी कोई खेल चल रहा है। तो जेड को यही लगता है कि यहाँ कोई गेम चल रहा है, हर कोई यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है और अब उसे कुछ क्लूज ढूंढ करके कोई टास्क कंप्लीट करने हैं। वह तो बाहर निकल करके एंजॉय करने लगता है, सभी को हेलो हाय करने लगता है और एक लड़की की साइकिल लेकर के अगले क्लूज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पर हम ईथन को देख पाते हैं, जहाँ पर वो बस उस खिड़की को ही देखे जा रहा था, क्योंकि ईथन को अपने जैसा सिर्फ एक ही लड़का दिखाई दिया था कि तभी उसकी मॉम टबिथा वहाँ पर आ जाती है, उसे नाश्ता करने के बारे में बोलती है। तो कॉलोनी हाउस के लोग बताते हैं कि पास ही में एक डाइनर है जहाँ पर सुबह का नाश्ता बनाया जाता है, अगर आप लोग चाह तो वहाँ पर जाकर के नाश्ता कर सकते हैं। जिसके बाद सीन डायरेक्टली डाइनर पर ही शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम चैन फैमिली को देख पाते हैं, यानी कि कैनी और उसकी मॉम टियान। हालांकि यह वक्त भी उनके लिए मुसीबतों भरा था, क्योंकि कैनी के फादर की जस्ट डेथ हुई ही थी। टियान पूरी तरीके से टूट चुकी थी, मगर फिर भी इस हालत में होने के बावजूद वह यहाँ के लोगों को सर्व करना चाहती थी। इसी बीच हम यहाँ की वेट्रेस सारा को देख पाते हैं, जिसकी वजह से रात के यह कांड हुए थे, मगर किसी को भी इस बारे में कोई भी खबर नहीं थी। वहीं पर हम विक्टर को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त अपने कुछ कागजों में लिख करके अपने कॉलोनी हाउस से जंगल की दूरी को तय करने की कोशिश करता है और ऐसा बार बार करने लगता है। वहीं पर हम जूली को देख पाते हैं, जो कि इस वक्त उदास उस कॉलोनी हाउस के अंदर खड़ी थी कि तभी फातिमा आती है और उसके साथ बातचीत करने लगती है और वह बताती है कि यह एज ऐसी ही है जहाँ पर मन इधर उधर डोलता फिरता रहता है, काफी सारे ख्यालात आते हैं, फैमिली थोड़ी सी बंदिशों भरी लगती है, मगर यहाँ पर आकर तुम खुल चुकी हो, तुम्हें अच्छे दोस्त मिल चुके हैं, तुम्हारी एक नई लाइफ की शुरुआत हो चुकी है। जब मैं भी यहाँ पर आई थी तब काफी दिनों तक गुमसुम बैठे रहती थी, लेकिन फिर बाद में मुझे यहाँ की आदत हो गई, धीरे धीरे तुम्हें भी हो जाएगी। इस वक्त जिम अपनी फैमिली के पास आता है, अपने बेटे ईथन को नई नई किताबों से नई नई कहानियां सुनाने लगता है, उसके साथ हंसी मजाक करने लगता है कि तभी यहाँ पर फादर खत्री आ जाते हैं और बताते हैं कि नए आए हुए लोगों को टाउन सेरेमनी में शामिल होना पड़ता है। तो जिम पूछता है कि आखिर ये टाउन सेरेमनी क्या होती है, जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि आए दिन यहाँ पर शहर के अलग अलग हिस्सों से या फिर कहें कि अलग अलग देश के लोग इकट्ठा होते रहते हैं, जो कि न जाने कहीं से आते हैं और कॉलोनी हाउस इतना बड़ा नहीं कि हर किसी को रहने की जगह प्रोवाइड कर सके। इसलिए इस टाउन में कुछ एक ऐसे खाली घर भी मौजूद हैं जिन्हें आप चाहे तो अपना बना सकते हैं। तो उसके लिए एक टाउन सेरेमनी आज होगी, मगर उसके पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए। तो ये मैथ्यू फैमिली सीधा डाइनर में पहुंच जाती है। हालांकि इस वक्त यहाँ पर जेड भी पहुंच चुका था, जेड जिसे लग रहा था कि ये खेल है और यहाँ पर मौजूदा सारे लोग इस खेल की एक्टिंग कर रहे हैं, इसे और ज्यादा कपी और स्केरी बना रहे हैं। मगर उसे क्या पता था कि अब उसके साथ क्या बीतने वाला है। मीनवाइल नेथन अपनी बहन सारा के पास आता है। सारा उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए मगर किसी को सच मत बताना कि रात को दरवाजा मैंने खुला छोड़ा था, मेरी वजह से उन बाकी लोगों की जाने गई। जहाँ पर नेथन कहता है कि ठीक है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, मगर प्लीज अब नेक्स्ट टाइम से ये सारी चीजें मत करना।
जहाँ पर सारा कहती है कि मैं मजबूर हूँ, मुझे भी यहाँ से बाहर निकलना है और सिर्फ यही एक रास्ता है। अब वह किस रास्ते के बारे में बात कर रही थी वह भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद हम फादर खत्री को देख पाते हैं जो कि जिम और तबीता को इस पूरे टाउन का दौरा करवाने लगता है और बताता है कि यहाँ पर हाल ही में एक घर खाली हुआ है। यह एक फ्रेड नाम के शख्स का था। वह गलती से नशे की हालत में टाइम पर घर नहीं पहुंचा और उस दिन उसकी फैमिली ने गलती से खिड़कियां खोल दी, जिनकी वजह से मॉन्स्टर्स ने आकर उनकी जान ले ली। इसलिए आप लोग जब उस घर में रहें तो हमेशा कीलों से खिड़कियों को बंद कर करके रखें। हर वक्त पर्दे होने चाहिए। दरवाजों पर भी अच्छी मजबूत पकड़ होनी चाहिए ताकि वह मॉन्स्टर्स अंदर ना आ सके। जिसके बाद खत्री उन्हें उसी घर में लेकर जाता है जहाँ पर कभी फ्रेड रहा करता था। यहाँ पर जिम को पुरानी पड़ी लाशों की खून के धब्बे और बिगड़ी हुई दीवारें दिखाई पड़ती हैं। इन सब चीजों को देख के तबीता का दिमाग खराब हो जाता है और वह तो बस यहाँ से जाना चाहते थे, लेकिन जिम बताता है कि हाँ, हम सचमुच यहाँ पर फंस चुके हैं। जिस तरीके से यह लोग भी आज तक यहाँ से बाहर ना जाने का रास्ता खोज पाए हैं, हम भी शायद ना खोज पाए। इसलिए अब हमें यहीं पर ही रहना पड़ेगा। तो अब अपने मन को समझा लो और अब यही हमारी जिंदगी है। मीनवाइल हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस वक्त फ्रेड को लेकर के आया होता है उसके बीवी बच्चों की कब्र के पास में, जहाँ पर फ्रेड बताता है कि मुझे कुछ देर बस इनके साथ बिताने दो। मैं जानता हूँ कि आज मेरा आखिरी दिन है, मगर मैं थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूँ। वहीं सीन कॉलोनी हाउस में शिफ्ट होता है जहाँ पर एलिस ने अपनी क्रिएशन के थ्रू एक लकड़ी का ऐसा सपोर्टिव हत्था बना दिया था जो कि ईथन को चलने में मदद कर सकता था। ये सारी चीजें दूर से बैठकर जूली देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं एलिस पसंद आने लगता है। यहाँ डायनर के अंदर कैनी जेड को इस पूरे टाउन के बारे में बताने लगता है कि शाम को अंधेरा हो जाने के बाद में कुछ ऐसे अननोन क्रिएचर्स यहाँ पर घूमने लगते हैं जो कि इंसानों का मांस फाड़ करके खा जाते हैं। वो जो फैमिली हमने एक दिन पहले बचाई थी, उन्होंने भी अपनी जान उस ट्रेलर के अंदर छिपकर रह के बचाई। एक ऐसा तिलिस्मी पत्थर है जो कि 4 दीवारी के अंदर हमारी रक्षा करता है। मगर इस वक्त भी जेड को यह सारी बातें बकवास लग रही थी और वह कैनी से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, तुम्हें तो खिताब मिलना चाहिए। वहीं हम विक्टर को देख पाते हैं जो कि अपने उसी प्रोसेस में था, यानी कि कुछ पन्नों पर कुछ मार्किंग्स करके जंगल में आना और जाना यही रिपीटिवली कर रहा था। तो ईथन कहता है कि क्या इस काम में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो ईथन पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, थोड़ा सा तो बताओ। जिस पर विक्टर बताता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर रात को यह जंगल कितना चलता है। कल के दिन की एनालिसिस से मुझे ये पता चला है कि यह पेड़ 4 कदम आगे बढ़े हैं। इस बात को सुनकर कि ईथन पूरी तरीके से डर चुका था कि तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और ईथन को कहती है कि इस शख्स के पास दोबारा दिखाई मत देना, चलो चुपचाप अंदर आ जाओ। वहीं जेड भी अपनी तहकीकात करते करते साइकिल पर पूरे टाउन के अंदर घूमने लगता है कि तभी उसे एक अनजान दरवाजा या फिर कहें कि तहखाना दिखाई पड़ता है। उसे खोलकर जब वह अंदर जाता है और उस तहखाने की लाइट्स ऑन करता है तो उसे अपने सामने एक डेड बॉडी दिखाई पड़ती है जो कि एक चट्टान के नीचे दबी हुई थी। वह उसके पास जाता कि तभी वह बॉडी जिंदा हो जाती है। इसे देख के जेड पूरी तरीके से घबरा जाता है और उसे उस तहखाने की दीवार पर एक अलग अजीब सा चिन्ह दिखाई पड़ता है। घबराकर जेड समझ जाता है कि यहाँ पर सचमुच जो यह लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वह झूठ नहीं सच है। अगले सीन में हम बॉयड को देख पाते हैं जो कि इस टाउन के चर्च में आकर फादर खत्री से मुलाकात करता है और बताता है कि फादर खत्री, आप एक पादरी हैं, भगवान के पुजारी हैं और हमेशा एक इंसान को अच्छी राह पर चलने की सजेशंस देते रहते हैं। आज मेरे सामने एक बहुत ही मुश्किल कड़ी है। मैं एक पाप करने जा रहा हूँ, मगर वो पाप बाकी लोगों के लिए एक सबक बनेगा। तो क्या यह मुझे करना चाहिए या नहीं? जहाँ पर फादर खत्री बताते हैं कि देखो, जिंदगी में कई बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ पर हमें मुश्किल कदम उठाने पड़ते हैं। एक बुराई करने से अगर लाखों अच्छाइयाँ होती हों तो वह हमें कर देनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर फ्रेड की जान लेने की बातचीत कर रहे थे। अब बेसिकली यहाँ पर एक टॉर्चर बॉक्स बनाया गया था बॉयड के थ्रू। इस बॉक्स के अंदर वह तिलिस्मी पत्थर नहीं रखा जाता और सजा देने वाले शख्स को इसमें बिठा दिया जाता है रात भर। तो यानी कि रात को वह सारे वहशी दरिंदे आएंगे और उस इंसान को फाड़ करके खा जाएंगे। यही सजा होती है अगर कोई इंसान अपने परिवार का या फिर किसी का ध्यान नहीं रख पाता और उसकी वजह से कई सारी जानें चली जाए। तो यही सब कुछ आज फ्रेड के साथ में भी होने वाला था, मगर बॉयड ऐसा करना नहीं चाहता था। इसलिए वह उस तिलिस्मी पत्थर को फ्रेड को दे देता है और बताता है कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जंगल में एक छोटा सा घर है।
अब हमेशा के लिए इस पत्थर के साथ वहां चले जाओ और बस वहीं अपनी जिंदगी बिताना, यही तुम्हारी सजा है। जिस पर फ्रेड कहता है कि यह पत्थर बहुत कीमती है और नए आए हुए परिवार को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मैं अपना बच्चा तो खो चुका हूँ, किसी और का बच्चा खोने देना नहीं चाहता, इसलिए इस पत्थर को तुम उन्हें दे दो और मैं तुम्हारे टॉर्चर बॉक्स वाली सजा के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद में वक्त आता है टाउन सेरेमनी का। इस वक्त पूरे टाउन के यानी कि जितने भी इस गांव के लोग होते हैं वह इकट्ठा हो जाते हैं और वॉइड बताता है कि तुम्हारे पास चुनने के लिए 2 ऑप्शन है। अगर तुम पत्थर चुनते हो तो तुम इस टाउन में रहोगे, यानी कि अलग अलग घरों में से किसी भी एक घर में। अगर तुम फूल चुनते हो तो फिर तुम्हें कॉलोनी हाउस में रहना पड़ेगा। तो बेसिकली कॉलोनी हाउस जो था वो डोना के अधीन था, यानी कि वही उसे लीड किया करती थी और उस घर की पूरी जिम्मेदारी डोना की हुआ करती थी कि कोई लोग कहाँ घूम रहे हैं, दरवाजे बंद हुए हैं या नहीं हुए हैं। जबकि टाउन की सारी जिम्मेदारी शेरफ की हुआ करती थी, यानी कि बॉयड की। तो आज मैथ्यू फैमिली के सामने चुनने के लिए ये 2 ऑप्शन थे। अब हर किसी से पूछा जाता है कि कौन कहाँ पर रहेगा, जहाँ पर जिम, टबीता और ईथन पत्थर चुनते हैं, यानी कि वह टाउन में रहने के लिए तैयार थे। लेकिन जब बारी जूली की आती है तो वह गलती से फूल उठा लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ नहीं बल्कि कॉलोनी हाउस में रहना चाहती हूँ। इस बात से हालांकि मैथ्यू फैमिली काफी ज्यादा गुस्सा थी, जहाँ पर बॉयड कहता है कि अब यही फैसला हमेशा के लिए रहेगा। मेरे बेटे ने भी यही फैसला किया था मुझसे दूर रहकर कॉलोनी हाउस में रहने का, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वहीं हम जेट को देख पाते हैं जो कि भागता हुआ कैनी के पास आता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो कि यहाँ पर रात को अननोन एंटिटीज घुमा करती है। जहाँ पर कैनी उसे टॉबी की लाश दिखाता है और बताता है कि तुम्हारे दोस्त को भी उन हैवानों ने जान से मार दिया। अब जाकर के जेड को ये सारी बातें समझ में आती है कि यह टाउन कितना ज्यादा खतरनाक है और अब तो शाम भी हो चली थी। हर किसी के घर के अंदर जाने का वक्त हो चला था और अब मोमेंट था फ्रेड को सजा देने का, जहाँ पर बॉयड फ्रेड को टॉर्चर बॉक्स के अंदर जाने के लिए कहता है और बोलता है कि तुम्हें रात भर यहीं रुकना होगा बिना उस तिलिस्मी पत्थर के। अब जहाँ एक तरफ सभी लोग 4 दीवारी के अंदर जा चुके थे, मैथ्यू फैमिली को भी अपने दीवार पर टंगाने के लिए एक पत्थर मिल चुका था और कॉलोनी हाउस में जूली आकर अपने नए दोस्तों के साथ खुश थी। वहीं बॉयड मन ही मन सोच रहा था कि आज रात फ्रेड के साथ क्या होगा और तभी फ्रेड पर सीन शिफ्ट होता है, जहां रात के अंधेरे में आकर वही हैवान उसकी बोटी बोटी फाड़ देते हैं और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब आखिर बॉयड ने वो तिलिस्मी पत्थर ढूंढे कहां से? जेड आखिर यहाँ से निकलेगा कैसे? विक्टर आखिर उन पेड़ों से क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता है? इन सभी राज्यों से पर्दा तो आगे सीरीज में आगे चलकर उठेगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी हम जल्द ही लाने वाले हैं। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।